नमस्कार, मैं कमलेश कबीर आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं इस नए एपिसोड में। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे सीजीआई के एक बयान की। सीजीआई बी आर गवई अभी मॉरिशस की यात्रा पर थे और मॉरिशस की यात्रा पर उन्होंने कहा कि इस देश जो है वो संविधान से चलता है, कानून से चलता है, बुलडोजर राज से नहीं चलता। अब यह किस संदर्भ में था इसको कहने की जरूरत नहीं है। यह था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ। लेकिन हुआ क्या, उलट इसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ठीक वैसे ही चल रहा है जैसे वो पहले चलता था। तो अगर हम बुलडोजर प्रक्रिया की बात करते हैं तो क्या बुलडोजर असंवैधानिक तरीके से या गलत तरीके से या अवैध तरीके से चल रहा है या फिर सरकारी प्रक्रियाओं को पूरा करते हुए चल रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। और उससे भी बड़ा सवाल यह है कि सुप्रीम कोर्ट को जब बुलडोजर पे मानवाधिकार की या मौलिक अधिकारों की याद आ जाती है तो क्या आम नागरिकों के ऊपर बुलडोजर चल रहा है या फिर जो लोग माफिया सीधे तौर पर या तो माफिया है या माफियाओं से उनके हाथ जो है वो तार जुड़े हुए हैं, उनके ऊपर चल रहा है? अब यह जो है वो इस देश में एक बड़ा सवाल है, क्योंकि इसके विपरीत जब सीजीआई ये कहता है कि देश संविधान से चलता है तो बी आर गवई साहब बताएं कि पश्चिमी बंगाल में कौन सा संविधान है? क्या पश्चिमी बंगाल भारत का जो संविधान है क्या उसी के दायरे में आता है? और अगर उसी के दायरे में आता है तो फिर वहां पर कानून अलग क्यों है? क्योंकि हमारा संविधान यह कहता है, जिसमें 3 सूचियों का प्रावधान है, एक यूनियन लिस्ट, दूसरी स्टेट लिस्ट और तीसरी जिसको हम समवर्ती सूची कहते हैं, जिसमें यूनियन और दूसरा अगर हम बात करें तो स्टेट, दोनों गवर्नमेंट के अपने अधिकार है। तो जहां हम यूनियन लिस्ट की बात करते हैं तो हमारी बैंकिंग व्यवस्था, हमारी डिफेंस व्यवस्था, फॉरेन अफेयर्स, ये सारे जो है डिपार्टमेंट या इससे जुड़े हुए मामले यूनियन लिस्ट में आते हैं कि इसके ऊपर फैसला सिर्फ और सिर्फ केंद्र सरकार ले सकती है। और जब हम स्टेट लिस्ट की बात करते हैं तो स्टेट लिस्ट में फिर आप एग्रीकल्चर को डाल सकते हैं, स्टेट एजुकेशन, क्योंकि एजुकेशन वैसे स्टेट और सेंटर दोनों में आती है, या फिर हम बात कर सकते हैं पुलिस की व्यवस्था की। तो जब संविधान जो है वो संविधान जिन्होंने लिखा, उन्होंने जिस तरीके से कानून बनाया, क्या देश उसी कानून के हिसाब से चल रहा है? यह बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन इस देश के संविधान ने एक प्रावधान और दिया, और वो प्रावधान था कि यहां पर इमरजेंसी की भी व्यवस्था है। और जहां पर हम इमरजेंसी की बात करते हैं तो आपातकाल की जो व्यवस्था है वो जर्मनी के संविधान से ली गई थी। ठीक जैसे मौलिक अधिकारों की अगर हम बात करें या सुप्रीम कोर्ट की हम बात करें तो वो अमेरिका से लिया गया था। तो क्या हमारा जो सुप्रीम कोर्ट है वो अमेरिका के कोर्ट की तरह काम कर रहा है क्या? और अगर उसकी तरह कर रहा है और सीजीआई साहब ये बोलते हैं तो फिर 5 करोड़ केस पेंडिंग क्यों चल रहे हैं? दूसरा, आप देखिए कि जिस तरीके से कानून व्यवस्था में एक जज इसके घर से लाखों रुपए के या जो है वो नोटों के जले हुए बंडल जो है वो मिलते हैं, वो आजाद घूम रहा है, किस हैसियत से घूम रहा है? आप खुद सोचकर देखिए। दूसरी तरफ एक धर्म विशेष को टारगेट किया जा रहा है और उसका टारगेट है सिर्फ और सिर्फ सनातन संस्कृति का मजाक उड़ाया जाना। तो क्या सुप्रीम कोर्ट वो कर रहा है जो सुप्रीम कोर्ट को करना चाहिए? और जब हम आपातकाल की बात करते हैं तो आपातकाल जो है उसके लिए 3 प्रावधान है, 3 अनुच्छेद है। अनुच्छेद 352 ये राष्ट्रीय आपातकाल की स्थिति है जिसमें देश के ऊपर किसी बाहरी देश का या सशस्त्र विद्रोह हो जाए और देश की सुरक्षा खतरे में पड़ जाए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, राष्ट्रीय आपातकाल। दूसरा 356, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और 356 है कि किसी भी राज्य की अगर संवैधानिक व्यवस्था जो है वो चरमरा जाए तो वहां पर 356 लगाया जा सकता है। और 360 यह है वित्तीय आपात की स्थिति, कि देश में अगर वित्तीय आपात की स्थिति आ जाए तो ऐसा किया जा सकता है। और ऐसा नहीं है कि देश ने इससे पहले, या हम बात करें कि क्या कभी आपातकाल लगा ही नहीं। आपातकाल लगा 1962 में पहली बार,
और कौन से अनुच्छेद के तहत लगा? 352। उसके बाद फिर लगा एक बार 1971 में, और स्थिति वही थी 352। लेकिन 1975 में आपातकाल जो लगा उसकी स्थिति अलग थी। तो 1975 आपको पता ही होगा, क्योंकि हम हर बार जो है वो विवादास्पद तरीके से उसको 1975 को याद करते हैं। तो आपातकाल 3 बार लगा, लेकिन इस बार जो है वो केंद्र सरकार के लिए एक राज्य जो है वो चुनौती बना हुआ है, और वो है पश्चिमी बंगाल का राज्य। तो वेस्ट बंगाल में ममता बनर्जी ने जिस तरीके से केंद्र सरकार के खिलाफ या संवैधानिक संस्थाओं के खिलाफ मोर्चा खोला हुआ है, यह इसका एक अद्भुत उदाहरण है, जिसके ऊपर ना तो स्वतः संज्ञान जो है वो सुप्रीम कोर्ट ले पा रहा है और ना ही केंद्र सरकार। तो सुप्रीम कोर्ट को अपनी मजबूरी बतानी चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट पश्चिमी बंगाल के ऊपर स्वतः संज्ञान क्यों नहीं लेता, क्या उसको दिखाई नहीं देता? और केंद्र सरकार का यह है कि आखिर केंद्र सरकार कब तक ऐसे मामलों को राजनीति के तराजू में, जिसमें नफा और नुकसान, उस तराजू में तोलती रहेगी? अब मैं ये क्यों कह रहा हूं? ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि इस वक्त पश्चिमी बंगाल एक भयानक आपदा के दौर से गुजर रहा है, नेशनल डिजास्टर जिसको हम कहते हैं। एनडीआरएफ की टीमें वहां पर तैनात है, बाढ़ की स्थिति है, लैंडस्लाइड हो रहा है, और इसी के बीच में भारतीय जनता पार्टी के सांसद खगेन मुर्मू और राकेश, आई थिंक शंकर घोष जो विधायक है, वो दोनों राहत सामग्री बांटने के लिए नागरकाटा क्षेत्र में जाते हैं। नागरकाटा क्षेत्र में उनके ऊपर हमला हो जाता है। अब यह भी एक विडंबना है, आप सोचकर देखिए, किसान आंदोलन के वक्त रिंकू सिंह के ऊपर, जो बाद में आम आदमी पार्टी में चले गए, उनके ऊपर हमला हुआ, उनके कपड़े फाड़ दिए गए। वो हमें समझ में आता है क्योंकि केंद्र सरकार के खिलाफ लोग जो है वो सड़कों पर बैठे थे, धरना प्रदर्शन था। लेकिन यहां पर स्थिति उलट है, और स्थिति उलट यह है कि ये लोग मानवीय सहायता के लिए वहां पहुंचे थे, और ऐसी स्थिति में अगर उनके ऊपर हमला हो जाए तो फिर यह चिंता का विषय जो है वो होना चाहिए। क्यों होना चाहिए? क्योंकि इससे ठीक पहले ममता बनर्जी ने केंद्र सरकार पर यह हमला बोला था कि केंद्र सरकार की वजह से पश्चिमी बंगाल में बाढ़ आई है। ठीक ऐसे ही पंजाब में जो है वो एक माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन यह सच्चाई है लोगों को मूर्ख बनाने की। अब ममता बनर्जी को और तृणमूल कांग्रेस को यह डर है कि अगर भारतीय जनता पार्टी लोगों की सहायता करेगी तो कहीं उनका वोट बैंक जो है वो उस तरफ नहीं चला जाए। तो हमला हुआ, और जो विजुअल्स आए वो बड़े भयावह, डराने वाले, जिसमें खगेन मुर्मू जो है वो खून से लथपथ दिखाई देते हैं। उनको निजी हॉस्पिटल में एडमिट कराया जाता है, और डॉक्टर का कहना होता है कि आंख के नीचे उनको गहरी चोटें आई है, जबड़े में जो है वो फ्रैक्चर है और गंभीर चोटें हैं। लेकिन ममता बनर्जी वहां पहुंचती है, और ममता बनर्जी कहती है कि ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जो है वो गंभीर नहीं है, सिर्फ जो है वो शुगर बढ़ा हुआ था, उसको कंट्रोल करने के लिए डॉक्टरों ने अपनी निगरानी में रखा है। अब देखो कितना आसान है कि आप जो है वो किस तरीके से डाइवर्ट कर रहे हैं। और ऐसा नहीं है, इस देश में एक अकेला राज्य है जो हर बार जो है वो संवैधानिक संस्थाओं का या संविधान का मजाक उड़ाता है, खिल्ली उड़ाता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी चुप है और केंद्र सरकार भी चुप है। केंद्र सरकार अपनी लड़ाई लड़ रही है सोशल मीडिया पे, क्योंकि उनको लगता है कि इससे उनका राजनीतिक फायदा होगा, लेकिन इससे भारतीय जनता पार्टी का पश्चिमी बंगाल में नुकसान होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्यों दे रहा है, हम उस पर आए, उससे पहले हम बात करते हैं ममता बनर्जी की। ममता बनर्जी वो मुख्यमंत्री है जो संविधान को मानती ही नहीं है। ममता बनर्जी का संविधान जो है वो खुद ममता बनर्जी है, और शुरुआत यहां से नहीं होती, शुरुआत होती है शारदा चिटफंड घोटाले से। आपको पता ही होगा, सुदीप्तो सेन की एक कंपनी, बहुत सारी कंपनियां बनाई थी, उसमें छोटे छोटे निवेशकों से जो है वो निवेश कराया जाता था। 2000 में इसकी शुरुआत हो चुकी थी, लेकिन 2008 से 2012 का जो टाइम पीरियड था, जिसमें लाखों लोगों से निवेश कराया गया, और उसके बाद में यह सच्चाई जब सामने आई, क्योंकि इसके ऊपर सेबी की नजर थी, तो जब यह सच्चाई सामने आई, सुदीप्तो सेन जो है वो अचानक से फरार हो गए। हालांकि 2013 में सुदीप्तो सेन को गिरफ्तार कर लिया गया था जम्मू कश्मीर के सोनमर्ग से,
लेकिन जब यह मामला उजागर हुआ तो इसके खिलाफ एक कमेटी गठित की गई और उस कमेटी को, क्योंकि ममता बनर्जी इस जांच को ना सीबीआई को देना चाहती थी ना ईडी के पास भेजना चाहती थी, तो उस वक्त कलकत्ता के कमिश्नर राजीव कुमार को यह मामला दिया गया। अब धीरे धीरे जब इस घोटाले की परतें खुली तो इसमें टीएमसी के नेता जो है वो सीधे तौर से जुड़े हुए थे, उनका नाम जो है वो सामने आने लगा, जिसकी हम पहले भी बात कर चुके हैं, कुणाल घोष। इसके अलावा आप बात कर सकते हैं शताब्दी रॉय, और ब्रांड एम्बेसडर थे मिथुन चक्रवर्ती। अब इसमें टीएमसी जो है वो गिरती हुई नजर आ रही थी। आनन फानन में उन निवेशकों के लिए लगभग 500 करोड़ का एक राहत फंड भी जारी किया था ममता बनर्जी की सरकार ने। अब यह भी बड़ा जो है वो दिलचस्प है कि ममता बनर्जी की सरकार जो है वो इस कंपनी के एक्शन लेने के बजाय खुद की तरफ से 500 करोड़ का एक राहत पैकेज जारी करती है। लेकिन इस पूरे मामले में संदिग्धता नजर आती है राजीव कुमार की, जांच में डिले करना, और फिर अंत में जो है वो जांच पहुंचती है सीआईडी और ईडी के पास, सीबीआई और ईडी के पास। लेकिन राजीव कुमार तथ्यों के साथ छेड़छाड़ तो करते ही है, लेकिन वो डायरी, वो जांच, वो देने से इनकार करते हैं। और फाइनली जो है वो उनके खिलाफ गिरफ्तारी का नोटिस निकलता है। समनों, जब बार बार समन दिया जाता है, उनका जवाब नहीं आता, और जब वहां पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की टीम पहुंचती है तो उसको बचाने के लिए ममता बनर्जी सड़क पर धरना देने बैठ जाती है। और आप देखिए, मुख्यमंत्री खुद की सरकार और खुद ही जो है वो धरने पर बैठी है, तो बड़ा दिलचस्प लगता है ये। उसके बाद में आपने देखा किस तरीके से जेपी नड्डा के ऊपर हमला हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद में पहली पार्टी इतिहास में, क्योंकि जो हारता है वो हुड़दंग करता है, लेकिन टीएमसी के नेता जब जीतते हैं तब वो जो है वो इस तरीके के कांड करते हैं। किस तरीके से हत्याएं हुई, महिलाओं के बलात्कार हुए, घर जला दिए गए, और कुछ लोगों को तो पड़ोसी राज्यों तक में शरण लेनी पड़ी। और इतना ही नहीं, फिर आप आ जाइए फरवरी से 2024 में, जब इसी तरीके का जांच एजेंसी का दायरा बढ़ता है और जांच एजेंसी पहुंचती है साजा शेख के पास। साजा शेख संदेश खाली का मामला आपको याद होगा, किस तरीके से ईडी की टीम के ऊपर, उनके अधिकारियों के ऊपर पत्थर मारे गए, उनको लहूलुहान कर दिया गया। ममता बनर्जी चुप, क्योंकि वो टीएमसी का नेता था। हालांकि 55 दिन के बाद उसको गिरफ्तार किया गया था, वो फरार था, लेकिन जिस तरीके से उसके ऊपर आरोप था, तो ये पहला मौका नहीं है। और ऐसा भी नहीं है कि इससे जो है वो सिर्फ भारतीय जनता पार्टी पीड़ित है, दूसरी पार्टियां भी पीड़ित है। लेकिन उसके बावजूद अगर भारतीय जनता पार्टी को यह लगता है कि वो चुनाव जीत जाएगी, तो चुनाव जीतना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। क्यों है? क्योंकि पश्चिमी बंगाल की डेमोग्राफी पूरे तरीके से बदल दी गई है। टीएमसी के नेताओं का, गुंडों का इस तरीके से पकड़ है कि आप वहां पर कुछ सोच ही नहीं सकते। स्थिति यह है कि जिस तरीके से अगर बूथ लेवल मैनेजमेंट देखना है गांवों तक, तो मुझे लगता है कि किसी भी पार्टी को टीएमसी से सीखना चाहिए। पश्चिम बंगाल में किसी भी गांव में अगर कोई मैटर हो जाता है तो मुकदमा पुलिस में जाने के बजाय वहां के स्थानीय जो नेता है टीएमसी से जुड़े हुए, वो उसको सुलझाते हैं पंचायती तौर पर। तो आप सोच सकते हैं कि पकड़ किस तरीके की है। और दूसरा, डर इस तरीके का है कि कोई भी व्यक्ति अगर टीएमसी के खिलाफ जाता है तो उसकी हत्या हो सकती है, उसके घर जला दिए जा सकते हैं, वो सुरक्षित नहीं है। तो एक जिसको कहते हैं कि पीड़ित वर्ग जो है वो नजर गड़ाए हुए था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कुछ करेंगे 2022 में। रैलियों में लोग भी आए, लेकिन जैसे ही चुनाव में हिंसा भड़कने लगी, केंद्र सरकार जो है वो चुपचाप बैठ गई, सिर्फ और सिर्फ बयानवीरों की बयानबाजी को छोड़ दे तो बचाने कोई नहीं आया। कार्यकर्ताओं में डर है, वो भारतीय जनता पार्टी का नाम ही नहीं लेना चाहते, क्योंकि उनको पता है कि उनकी कभी भी हत्या हो सकती है, और इसी से टीएमसी को जो है वो छूट मिल जाती है। तो ऐसा एक मौका नहीं, कई मौके आए जब पश्चिमी बंगाल में पीड़ित एक वर्ग जो था वो लगातार ये सोच रहा था कि केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाएगी। ये राष्ट्रपति शासन के लिए उचित समय है, जिसमें कांग्रेस पार्टी के नेता अधीर रंजन भी मांग कर चुके हैं। लेकिन
भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर वो इस तरफ जाती है राष्ट्रपति शासन में, तो कहीं उसका वोट बैंक जो है वो ये मामला उनके खिलाफ ना चले जाए। तो फिर केंद्र सरकार भी उसी कैटेगरी में खड़ी हो जाती है जहां वो अपने राजनीतिक फायदे और नुकसान को देखते हुए डिसीजन लेती है। और एक मौका नहीं, बहुत सारे मौके जो है वो हम बैठकर गिना सकते हैं। और आपको भी पता होगा, अगर हम उन पे बात करेंगे तो ये वीडियो की जो जिसको कहे कि ड्यूरेशन है वो बहुत बढ़ जाएगा। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उसको छोड़ देना चाहिए। तो पश्चिमी बंगाल में ममता बनर्जी मुर्शिदाबाद और जिस तरीके से घुसपैठी है, तो आज स्थिति यह है कि कुछ जिलों में, चाहे आप उत्तर परगना देख लीजिए, इसके अलावा मुर्शिदाबाद का एरिया देख लीजिए, जहां पर आबादी डेमोग्राफी इस तरीके से चेंज हुई है कि मुस्लिम आबादी 50% से ज्यादा तक चली गई है। और ये घुसपैठिए जो है वो ढाल बने हुए हैं टीएमसी की, ममता बनर्जी की। तो यहां पर सवाल जो है वो फिर खड़ा होता है, संवैधानिक संस्था संविधान को बचाने की जिम्मेवारी किसकी है? केंद्र सरकार और सुप्रीम कोर्ट, और दोनों चुपचाप देख रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मजबूरी है कि पश्चिमी बंगाल में केंद्र सरकार जो है वो राष्ट्रपति शासन लगाने से डरती है? और दूसरा, ऐसी क्या मजबूरी है कि संविधान को या कानून की बात करने वाली एक संस्था, सर्वोच्च संस्था, जो दूसरे राज्यों में कुछ भी होता है तो तुरंत जो है वो राज्य सरकार को नोटिस दे देती है, लेकिन ममता बनर्जी के मामले में मौन धारण कर लेती है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही। उम्मीद करूंगा वीडियो एपिसोड आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।